हेलो बच्चे पार्टी, चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। द नेचुरल टेंडेंसी, देखो नेचुरल टेंडेंसी ये उसके अंदर नेचुरली किसी वजह से पहले से ही है। इसको हमने बाहर से कहीं ला के नहीं डाला, ये पहले से ही उसमें है, ठीक है। उसकी वजह से ये यानी कि बाहर से नहीं कहीं ला के, और नेचुरली पहले से किसी वजह से है उसमें, ठीक है। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड inertia. The mass of the body is the measure of inertia. उसका जो मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा। तो कोई बॉडी है, ठीक है, वो अपनी जो मोशन और रेस्ट की स्टेट में चेंज को अपोज करने की जो उसकी टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोल देंगे। सपोज करो एक भारी पत्थर है, एक स्टोन रखा हुआ है, उसको हमें हटाना है वहां से, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हल्का पत्थर है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, छोटा स्टोन है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बड़ा स्टोन है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बड़े वाले में मास ज्यादा है और छोटे वाले में मास कम है, तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। देखो एक जोक सुनाता हूं मैं। दो बच्चों को कहा टीचर ने कि कोई अच्छा काम करना है तुम्हें, अच्छा काम करके कल को बताना है मुझे आके। तो अगले दिन आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप भी कुछ अच्छा काम किया? हाँ। एक से पूछा बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया? उसने कहा कि जी एक बुढ़िया थी, मैंने उसको सड़क पार कराई। दूसरे वाले से पूछा, हाँ भाई तूने क्या अच्छा काम किया? कि जी एक बुढ़िया थी, मैंने उसको सड़क पार कराई। वो कहने लगे दोनों ने एक ही अच्छा काम किया है। तो तीसरा कहने लगा सर वो एक्चुअली वो बुढ़िया सड़क पार करना नहीं चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती उसको खींच के धकेल के घसीट के उसको सड़क पास कराई है, तो उसको खींच के ले जा रहे हो, लेकिन वो अपोज कर रही है, ठीक है, रेजिस्ट कर रही है। ये तो जस्ट एक जोक हो गया। तो कोई बॉडी है, उसमें मोशन है, ठीक है, वो मोशन को अपोज करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी वो उसकी इनर्शिया होगी। सपोज करो एक सामने से साइकिल आ रही है, उसे स्टॉप करना है, रास्ते में खड़े हो गए हम, उसको स्टॉप कर दिया। बाइक आ रही है, उसको नहीं स्टॉप कर सकते, या सामने से बस आ रही है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसका मास बढ़ता चला जाएगा। तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज करने की जो टेंडेंसी होगी वो होगी इनर्शिया। अब देखो इसके 3 टाइप्स हम बोल सकते हैं। एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मोशन हटा देंगे, बस रेस्ट लगा देंगे। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उसमें क्या करेंगे, ये रेस्ट हटा देंगे, ये सेम डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों हटा देंगे, इसमें डायरेक्शन लगा देंगे। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो ये मोशन का हो जाएगा। स्टेट ऑफ रेस्ट का हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इनके देखो एग्जाम्पल भी हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है जैसे, ठीक है, कोई सपोज करो एक बस है, बस के अंदर हम बैठे हुए हैं और हम रेस्ट में हैं, ठीक है। बस अगर अचानक से चलती है तो हम क्या होगा, वी फॉल डाउन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो फुट हैं वो बस के साथ में मोशन में आ जाएंगे, वो उसके कांटेक्ट में है, ठीक है। जैसे ये है, ये देखो यहाँ से ये बस है और ये हमारे पैर है, ये कांटेक्ट में। जब बस चलेगी
तो पैर उसके साथ मोशन में आगे चले जाएंगे, और ऊपर का जो हिस्सा है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जब बस अचानक चलेगी तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे अगर कोई मूविंग बस है, ठीक है, अगर वो सडनली ब्रेक अप्लाई कर देगा तो वो ब्रेक अप्लाई करने से ये रेस्ट में आ जाएगा, तो ये जो पैर है ये भी रेस्ट में आ जाएंगे इसके कॉन्टेक्ट में। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राई टू रिमेन इन मोशन, वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, वो आगे की तरफ गिर जाएगा। इसको बोल देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन बोल देंगे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर हमें सिक्स, किसी कोई बैट्समैन है उसको सिक्स मारना है तो उसकी डायरेक्शन उसको चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें भी उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इनके सब एग्जाम। ऐसे ही अगर हम किसी कोई ट्री है उसकी ब्रांच को अगर हम हिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो तो मोशन में आ जाएंगी, ठीक है, और जो उसके फ्रूट्स हैं उनका वेट ब्रांच से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो मास की वजह से रेस्ट में रहने करेंगे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो ब्रांच से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम जैसे वो मैच आता है ना, T20 का मैच आता है, शुरू में 1, 2, 3 ओवर तक सपोज करो स्कोर धीरे धीरे चल रहा है, 1, 2 चौका छक्का लग रहा है, अचानक से मान लो खिलाड़ी को जोश आता है और उन्हें दे चौका दे छक्का, चौके छक्के बजाने स्टार्ट कर दिया, मैच में मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया, वो एक यानी कि चेंज कर दिया उसका। एक्चुअल मोमेंटम, फिजिक्स में मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज मोमेंटम। क्वांटिटी, द quantity of motion is called momentum, is called momentum। जितना मोशन की क्वांटिटी होगी उसको हम बोल देंगे मोमेंटम। देखो एक हमारा फैन है, ठीक है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज हमारी वोल्टेज सप्लाई कम है तो फैन धीरे धीरे चलेगा, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, और वोल्टेज अचानक से इंक्रीज होगी तो फैन क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड से चलेगा, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास सपोज करो एक बुलेट है, ठीक है, उसको बुलेट को हमने किसी उससे बंदूक से अगर फायर किया है, गन से अगर फायर किया है, ठीक है, एक बुलेट मेरे हाथ में है, उसको मैंने ऐसे थ्रो किया है, किसी चीज पे ऐसे मारा है, सपोज करो किसी के सर में मार दिया बुलेट को मैंने हैंड से, तो ज्यादा इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर गन में लगा के मार दिया तो क्या होगा, खोल देगी। ठीक है, तो उसमें कौन से में ज्यादा मोशन की क्वांटिटी है, गन में लगा के ज्यादा क्वांटिटी है या हैंड से जब थ्रो करेंगे जब ज्यादा क्वांटिटी, किस में ज्यादा मोशन है। अगर हमने गन में लगा के उसको फायर किया है बुलेट को तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक इतना सा स्टोन है, ठीक है, उसको हमने ऐसे हल्के से या ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से एक हमारे पास इतना बड़ा स्टोन है उसको छोड़ दिया, तो कौन से में मोशन ज्यादा होगा, क्वांटिटी कौन से में मोशन की ज्यादा होगी, जिसमें मास ज्यादा होगा। तो जो मोमेंटम है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और वो मास पे भी डिपेंड करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी मोशन की क्वांटिटी होगी उसको हम मोमेंटम बोल देंगे। ठीक है, सपोज करो एक लड़का यहाँ से खड़ा है, इधर से ये धीरे से आया, इसको टक्कर मार के चला गया, ठीक है, ऐसे आए ऐसे टक्कर मार के चला गया इसको। उसके बाद दूसरा आया, ठीक है, बाहुबली आया, उसने आगे पूरी स्पीड से ऐसे टक्कर मार के चला गया, तो कौन सी कंडीशन में वो गिर जाएगा, अगर ये पूरी धीरे से आगे टक्कर मारेगा तो वो हल्का सा उसमें जर्क लगेगा, लेकिन अगर वो पूरी स्पीड से आगे टक्कर मारेगा तो वो गिर जाएगा। हो सकता है दोनों ही गिर जाएं, तो उसमें क्या होगा, एक में मोमेंटम ज्यादा है, तो मोमेंटम समझेंगे ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, मोशन की क्वांटिटी कम है तो मोमेंटम क्या है, वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, वो मास पे भी डिपेंड करता है और वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट हो जाएगी, मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, देखो न्यूटन भाई साहब ने दिए थे लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉ दिए थे उन्होंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तो ये लॉ बनाने में आप सोच नहीं सकते उनको कितना टाइम लगा होगा, कितनी सारी उन्होंने कैलकुलेशन की होंगी। खाली इस लॉ को डिफाइन करने के लिए, इन लॉ को प्रूव करने के लिए उन्हें अलग मैथ की एक ब्रांच बना दी, कैलकुलस। ठीक है, उस मैथ की ब्रांच, वो जो कैलकुलस बनाई, उसकी कैलकुलेशन के बेस पे उन्होंने इन लॉ को उस टाइम पे ये मतलब प्रूव करके दिखाया था ये कि हाँ भाई ये लॉ जो हैं ये राइट हैं, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, देखो कैलकुलस में जो होता है, कैलकुलस की जो कैलकुलेशंस हैं उन्हीं के बेस पे ये अब कि जैसे मोबाइल के जो इंटरनल पार्ट हैं, कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट हैं, ये सब उस कैलकुलस के बेस पे बने हुए हैं। उसकी कैलकुलेशन के बेस पे इनका अंदर का सर्किट बना हुआ होता है। तो देखो, और इतने मान लो ट्रेन चल रही है, रॉकेट चल रहा है, ठीक है, कार, ये सब क्या है, ये लॉज ऑफ मोशन पे बेस हैं। तो आज से 400 साल पहले, जब ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन थी, उस टाइम पे कितना माइंड यूज करके या कितना माइंड लेके वो आए होंगे, जो इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है, जिसके बेस पे अभी भी दुनिया चल रही है। इतना कुछ उन्होंने किया है। ठीक है, तो इसमें हमारा सिर्फ हम यहाँ क्या करें, हम तो पढ़ते हैं कि लॉ पढ़ लिए हमने। अब देखो, उन लॉ को बनाने में कई हजार कैलकुलेशन या कई हजार ऑब्जर्वेशन की होंगी उन्होंने, तब जाके लॉ बनता है। कोई भी लॉ है वो ऐसे नहीं कि ऐसे लॉ बन गया। अगर मान लो लॉ बन भी गया तो उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करना पड़ेगा। उसके लिए कितनी कैलकुलेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन, कितने प्रैक्टिकल होंगे, हम सोच नहीं सकते। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रिमेन इन मोशन अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। बाहर से जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब देखो, जैसे ये मैग्नेट यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये रेस्ट में है। अब इसको हमें उठा के यहाँ पे रखना है। ऐसे तो हम कह रहे हैं, ऐसे तो कह नहीं सकते चल भाई चल चल, खुद तो चलेगी नहीं है, कहने से तो नहीं चलेगी। या तो उसके बाद दूसरी मैग्नेट लेकर आएंगे, वो मैग्नेट फोर्स लगाएगी, बाहर से फोर्स लगाया, या हम ऐसे हाथ से उठा के ऐसे रख देंगे तो हमने फोर्स लगाया। तो उसकी जो मोशन या रेस्ट की जो कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए, अब यूनिफॉर्म मोशन में है वो स्ट्रेट लाइन में, उसको हमें इधर घुमाना है तो स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। तो उसकी हमने फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर दी। तो उसको डायरेक्शन को या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए बाहर से फोर्स की जरूरत होगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रिमेन इन मोशन अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब से बाहर से अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं अप्लाई करेंगे तो वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब देखो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझ याद रखना पड़ेगा इसको अभी, क्योंकि ज्यादा मैथ का उतना तुमने वाइड कोर्स नहीं किया है। देखो इसमें क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर इतना भी लिख दिया ये भी चल जाएगा। ठीक है, इसको हम टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। वैसे डेल्टा टी लिख दो या टी लिख दो, दोनों एक ही बात है। टी सपोज करो टी लिख लो इसको यहाँ। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जो बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स में, ये मैथ में भी चेंज होता है। इसका मतलब कि चेंज किया है किसमें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसकी ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, ये वाली सेकंड लॉ की। ठीक है, इट स्टेट्स दैट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पी होता है। ठीक है, जब भी रेट आएगा तो अपॉन में टाइम आ जाएगा, या खाली जब भी फिजिक्स में बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज, उसका मतलब होगा 1 सेकेंड में जितना चेंज हुआ है उसको हम बोल देंगे रेट ऑफ चेंज। देखो सपोज करो 10, ये सपोज करो किसी का मोमेंटम 5 है, अभी इनिशियल मोमेंटम कितना है 5, और 2 सेकंड के बाद उसका मोमेंटम हो गया 20।
ठीक है, या 25। 2 सेकंड के बाद मोमेंटम कितना होगा 25। तो 2 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है भाई, उसका इनिशियल मोमेंटम है 5 और आफ्टर 2 सेकंड मोमेंटम बिकम्स 25। तो चेंज कितना हुआ है 2 सेकंड में, 5 से कितना हो गया वो 25। तो उसमें 25 हुआ तो 20 इंक्रीज हो गया उसमें। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 25 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। कितने सेकंड में 2 सेकंड में। और 1 सेकंड में कितना होगा, ये तो हो गया 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 20/2, कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतना फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया है। तो 1 सेकंड में मोमेंटम में जो चेंज होगा उसी को हम बोल देंगे फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। ऐसे याद रख लो, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में मोमेंटम में जो चेंज होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या उसको इक्वल भी बोल सकते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसके बेस पे हम फोर्स का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे हम करेंगे। सपोज कर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, ये t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी यहां से। अब इसका मोमेंटम हम फाइंड करेंगे। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p1 कितना हो जाएगा m इंटू यू हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, उसका हमने मास ऑब्जेक्ट का m सपोज कर लिया। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ जाता है। तो दो वेलोसिटी है, एक u है और एक v है, तो दो ही मोमेंटम होंगे। इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम होगा। तो P1 P2 अब चेंज निकालना है। फिजिक्स में कहीं भी चेंज निकालना हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू, ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन T लिख देंगे। K डेल्टा P अपॉन T, K की वैल्यूज में 1 होती है। अगर K तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा काम तुम्हारा। K से तुम बार बार कंफ्यूज होगे जी ये K कहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू 1 क्यों आ गई, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हटा दो, बाद में इसको समझिएगा। ठीक है, K की वैल्यू जब इन सबको सोल्व करते हैं प्रैक्टिकली, जब K की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो 1 आती है इसमें, तो 1 ही रख दो। तो डेल्टा P की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली डेल्टा P की वैल्यू, इसको फर्स्ट सपोज कर लो, इसको सेकंड सपोज कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा P इन इक्वेशन सेकंड में हम डेल्टा P की वैल्यू पुट कर देंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी m v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v माइनस यू अपॉन टी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, इसकी जगह a पुट कर देंगे। अब नाउ पुटिंग v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा F इज इक्वल टू m a आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ही तो फाइंड करना है, और क्या करना है। ठीक है, तो इसमें दो वेलोसिटी हैं, इनिशियल फाइनल, दो ही मोमेंटम होंगे, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला याद करना भाई, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, जिसकी ये याद होगा ये वाला। ये सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, वहां डेल्टा P की वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो स्प्रिंग भी हमें अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हमारा थर्ड लॉ है। ठीक
ठीक है। जैसे रॉकेट मूव करता है तो उसमें पीछे से गैसेस निकलती हैं, तो वो गैस इधर निकलेगी और उसका गैस का जो रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, गैस नीचे की तरफ जाएगी, तो वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो इसका फोर्स का इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसने इस पे फोर्स लगाया इधर को, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया और इसने इस पे फोर्स लगाया इधर को, तो एक फोर्स होगा F12 वेक्टर लिख सकते हैं, दूसरा होगा F21। इसका मीनिंग समझ लो बस। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1/2, 1 पे जो फोर्स लगा, तो ये वाला हो जाएगा F12, 1 पे 2 ने जो फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1/2। दूसरा हो जाएगा F21, फोर्स ऑन 2/1। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक इधर को एक इधर को है, तो साइन उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं FAB इक्वल टू माइनस FBA, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये थर्ड लॉ ऑफ हमारा मोशन है। आगे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा वो इसी फॉर्मूले से प्रूव होगा। तो ये 3 हमारे लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम तो सिर्फ याद कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रिमेन इन मोशन अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर बाहर से अनबैलेंस फोर्स, बाहर से जो फोर्स लगा है वो अनबैलेंस भी होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। दूसरा हमारा सेकंड क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो फोर्स की वैल्यू बताएगा। अगर कोई बॉडी जा रही है, हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली 2 बार, इनिशियल फाइनल, ठीक है, तो हम बता देंगे कितना फोर्स लगाया। वैसे कोई फोर्स मेजर करने का कि इस पे कितना फोर्स लगाया, वैसे कोई तरीका नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट से हम बताएंगे इस पे इतना फोर्स लगा है। फोर्स की जो वैल्यू बताएंगे वो वेलोसिटी से बताएंगे, वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली, अब थोड़ी 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद फिर वेलोसिटी फाइंड कर ली। मास हमें उसका पहले से पता है, मास हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। हमें V भी पता है, U भी पता है, T सपोज करो 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, तो T भी पता है। तो ये वैल्यू फिर हम इसमें पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू M इंटू A, तो जाके हमें पता लगेगा कितना फोर्स इस पे लगा है। तो फोर्स पता लगाने के लिए इस वेलोसिटी पता लगाएंगे, ठीक है, उसके बेस पे हम फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो जब उसकी वेलोसिटी पता लग जाएगी तो चेंज इन मोमेंटम भी पता लग जाएगा कि इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। देखो कितना माइंड यूज करके लॉ बनाया होगा। तो ये हमारा सेकंड लॉ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मोमेंटम में जो चेंज हुआ वही हमारा फोर्स है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। थैंक यू।